नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं और आइए शुरू करते हैं आज का शो चक्रव्यूह। CHAKRAVIEW। रोज की तरह आपकी राय के आधार पर ही हमने आज का शो तैयार किया है। तो सबसे पहले चक्रव्यूह का मेन्यू देख लेते हैं। 4 बड़ी स्टोरीज जो आज हमने पोलिंग पर रखी। चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी राष्ट्रपति ट्रंप की। खामेनेई के खिलाफ ट्रंप का फाइनल प्लान क्या होगा, आज इसका विश्लेषण करेंगे। दूसरी स्टोरी जो आज है कि क्या चक्रव्यूह में हिंदुत्व पर भी बात होने वाली है, जिससे लेकर बंगाल का सियासी पारा अचानक से चढ़ गया है। तीसरी स्टोरी, चक्रव्यूह में आज डॉक्टरों के धर्मांतरण गैंग की फाइल भी खोलेंगे कि कैसे डिकोड हुआ यूपी में साजिश का ये पूरा प्लान। सब कुछ बताएंगे, लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। और चौथी स्टोरी जो चक्रव्यूह के मेन्यू में है वो थी मुनीर का चक्रव्यूह में होना, जिसकी बम वाली साजिश को मां भारती के सपूतों ने कैसे नाकाम कर दिया है, ये आपको बताएंगे। इसका भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन पब्लिक व्यू में किस स्टोरी इतने नंबर मिले हैं, पहले वो जान लेते हैं। आखिरकार पोल में ट्विटर पर, एक्स पर, फेसबुक पर किसने किसको कितना पसंद किया, आइए नंबर जान लेते हैं। पायदान नंबर 4 यानी सबसे कम जो स्टोरी पसंद की गई है वो KGMU का शुद्धिकरण। ये जो यूपी की स्टोरी है डॉक्टरों के धर्मांतरण वाली, इसको 10% लोग देखना चाहते हैं। अब बात करते हैं एक पायदान ऊपर, पायदान नंबर 3 की, जहां पर पाकिस्तान की बम वाली साजिश को 15% लोग देखना चाहते हैं। ये 26 जनवरी पास आ रही है और पाकिस्तान ये सब हरकतें कर रहा है। पायदान नंबर 2 पे कौन सी स्टोरी है वो भी देख लेते हैं। ट्रंप का ऑपरेशन खामेनेई क्या ईरान में करने वाला है अमेरिका, इस पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। 23% लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और सबसे टॉप पे जो स्टोरी आई है बहुत जग जाहिर है कि वो बंगाल में हिंदुत्व का जो कार्ड खिला जा रहा है उस पर पब्लिक जानना चाहती है। 52% लोग, 52% लोग चाह रहे हैं कि इस स्टोरी को हम लीड स्टोरी बनाएं। तो जो पब्लिक व्यू आया है उसी से कार्यक्रम की शुरुआत में करूंगा। बंगाल में 52% लोग चाहते हैं कि हिंदुत्व का क्या नया गेम प्लान आ गया है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बंगाल की ही कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। ममता बनर्जी के आगे चौका लगाने का भरपूर मौका है और चुनौती भी है। वहीं बीजेपी के सामने पहली बार अपनी सरकार बनाने की सबसे कड़ी चुनौती है। इसीलिए दोनों खेमों से ईडी, सीबीआई, SIR, घुसपैठिए और तमाम मुद्दों के बीच धमाकेदार एक और मुद्दे की एंट्री हो गई है और वो मुद्दा है हिंदुत्व का, जो बीजेपी की पिच का मुद्दा है, बीजेपी के टेस्ट का मुद्दा है। दरअसल बंगाल के रण में अचानक हिंदुत्व की एंट्री मणिशंकर अय्यर के उस बयान से हुई जिसमें उन्होंने हिंदुत्व पर जमकर हमला बोला। रविवार को मणिशंकर अय्यर कलकत्ता क्लब की एक डिबेट में शामिल हुए। हर साल ये डिबेट होती है। इसमें उनके सामने बीजेपी के नेता, राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और TMC की महुआ मोइत्रा भी मौजूद थी। और देखिए डिबेट का विषय क्या था। कोलकाता में डिबेट हो रही है, सालाना डिबेट का जलसा है ये। और इस बार जो डिबेट का विषय रखा गया वो बहुत ही दिलचस्प था इस चुनावी मौसम में कि क्या हिंदुत्व से हिंदू धर्म को बचाना चाहिए, हिंदुत्व से हिंदू धर्म को बचाना चाहिए। इसी पर मणिशंकर अय्यर की आलोचना सुर्खियां बटोर कर ले गई। अय्यर ने कहा कि हिंदुत्व असल में डर में जी रहा हिंदू धर्म है। ध्यान से सुनिए, हिंदुत्व असल में डर में जी रहा हिंदू धर्म है। अय्यर के निशाने पर बीजेपी के नेता थे, बीजेपी की आइडियोलॉजी थी, लिहाजा इस बयान पर घमासान मचना लाजमी था और हुआ भी ऐसा ही। हिंदुत्व is Hinduism in paranoia. It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. कलकत्ता डिबेट, हिंदुत्व और हिंदू धर्म पर चर्चा। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कांग्रेसी सरकारों में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हालांकि आजकल कांग्रेस पार्टी उनसे दूरी बनाकर चलती है। पार्टी के कार्यक्रमों में भी उनकी शिरकत ना के बराबर रह गई है और इसकी वजह भी यही है कि अय्यर साहब इसी तरह के विवादित और बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले सियासी बयान देते आए हैं।
अतीत में भी कई बार उनके द्वारा की गई हिंदुत्व की आलोचना कांग्रेस को बीच मझधार में फंसा चुकी है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी के प्रभावशाली प्रवक्ताओं में से एक सुधांशु द्विवेदी उसी डिबेट में शामिल थे, लिहाजा पलटवार भी उसी अंदाज में हुआ जिसके लिए सुधांशु साहब जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म की सारी ABCD एक एक करके बता दी। Which culture gives you the authority to debate even on religious texts? It is only Hindu. The debating tradition from Vedas coming to lay, oh, then you are Hindutva. Then I would like to ask why the term Hinduism? Why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism? Ism word is being associated just to demean, and what Hindutva is? Hindu Tattva. This is nothing but the basic immunity of the Hinduism is Hindu Tattva. दरअसल सुधांशु त्रिवेदी ने एक ही तीर से दो निशाने लगा दिए। हिंदुत्व को कोसने वाली कांग्रेस और TMC को आईना दिखाया। कुछ ही दिनों बाद बंगाल में चुनावी डंका बजने वाला है। कांग्रेस का वजूद तो ना के बराबर है पश्चिम बंगाल में। असली मुकाबला बीजेपी और TMC के बीच ही बताया जा रहा है। TMC की कोशिश है कि बीजेपी को असली मुद्दों से भटकाकर चुनाव की धार बदल दी जाए। लिहाजा महुआ मोइत्रा ने इसी मंच से हिंदू और मुस्लिम के कंधों पर सियासी बंदूक रखकर बीजेपी की तरफ चला दी। Hindu practices and Hinduism can imagine love between Hindus and Muslims. A Hindutva practitioner will say, no, this is love jihad. So a Bengali Hindu eating meat will offer meat to Ma Kali, but a practitioner of Hindutva will say that's not on. हिंदुत्व, हिंदू धर्म और हिंदुइज्म, इस पर मैं आगे बात करता हूं। पहले एक अतीत की बात याद दिला दूं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मणिशंकर के बयान पर चुनाव से ठीक पहले हंगामा मचा हो, और ये भी पहली बार नहीं है जब कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व के बीच में फंसी दिख रही हो। इससे पहले राहुल गांधी भी ऐसे कई बयान दे चुके हैं। आपको याद दिलाता हूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अगस्त 2018 में राहुल गांधी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मैं सॉफ्ट या हार्डकोर किसी भी तरह के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करता। 12 दिसंबर 2021 को जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में इसी दौरान भी राहुल गांधी के एक बयान पर काफी विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूं। 2024 में LOP बनने के बाद भी अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर बीजेपी को घेरा था। सुनिए जरा। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। उसूलों की राजनीति अपनी जगह और वोट की राजनीति अपनी जगह। वोट के रथ पर सवार होकर ही सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। बीजेपी विरोधी हमेशा से हिंदुत्व और हिंदुइज्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या करते आए हैं। बीजेपी और संघ परिवार हिंदुत्व की दलील देते हैं और बीजेपी के विरोधी हिंदुत्व मॉडल पर सवाल उठाते आए हैं। हिंदू और हिंदुत्व के बीच में बीजेपी को फंसाने की कोशिश लगातार उसके विरोधी करते आए हैं। यह सच है कि बीजेपी हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर चुनाव लड़ती है। योगी जैसे कई नेता खुलकर 80-20 की बातें करते आए हैं। बीजेपी नेता चुनाव से ठीक पहले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाते हैं। बीजेपी के लिए हिंदू और हिंदुत्व एक ही है, लेकिन विपक्ष के सियासी चश्मे में दोनों का नंबर अलग अलग है। बीजेपी के मुताबिक हिंदुत्व हिंदू धर्म का मूल तत्व है। बीजेपी इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहती है, ना कि कोई धार्मिक या कट्टर विचारधारा। 1989 पालमपुर रेजोल्यूशन में बीजेपी ने हिंदुत्व को अपनी आधिकारिक विचारधारा के रूप में अपनाया था। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल करती है। वहीं बीजेपी हिंदुत्व को आर्थिक विकास, राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक एकता से जोड़कर देखती है। पिछले साल दिसंबर में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर संघ प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता में थे।
100 व्याख्यानमाला कार्यक्रम में उन्होंने कार्यक्रम हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर काफी विस्तार से बात की थी। मोहन भागवत ने कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसे संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व शब्द विविधता में एकता का प्रतीक है, इसमें विश्व कल्याण का भाव है। जो मातृभूमि से प्यार करता है वो हिंदुत्व से इनकार नहीं कर सकता। कुल मिलाकर आरएसएस इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़कर देखती है। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आरएसएस ने मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। कमोवेश वही प्लान बीजेपी का है, क्योंकि बात चुनाव की चल रही है। बीजेपी के प्रचंड हिंदुत्व को हवा पड़ोस के बांग्लादेश से और मिल रही है। बीजेपी और संघ ने जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जानलेवा हमले को मुद्दा बना दिया है, उससे साफ है कि बंगाल में उसका असर वो अपनी तरफ देखना चाहते हैं। सवाल सिर्फ हिंदुत्व का नहीं है, बल्कि उसमें भी उन दलित वोटों का है जो 20% से ज्यादा है और जिन्हें रिझाने में बीजेपी और आरएसएस लगे हुए हैं। इसके लिए दलितों के साथ खाना खाने पर भी जोर है। घुसपैठियों पर ममता को बीजेपी लगातार घेर रही है और महिला सुरक्षा का सवाल उठाकर आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस बना हुआ है। बिहार में आधी आबादी यानी महिलाओं के सहयोग का फायदा बीजेपी को चुनावों में भरपूर मिला है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत के बाद महिला सुरक्षा के मामले में ममता सरकार पहले से ही बैकफुट पर दिखाई दी है। पश्चिम बंगाल में अब तक जिनकी भी सरकार रही है वो सेकुलर सोच वाले लोग रहे हैं। बीजेपी की अब तक सरकार भले ना बनी हो, लेकिन बंगाल की राजनीति और समाज हिंदुत्व की आंच पर पकता रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व की जड़ें बंगाल में बहुत पुरानी हैं। ऐसे लोग अपने तर्क में बताते हैं कि वंदे मातरम से लेकर स्वामी विवेकानंद तक का इतिहास हिंदुत्व के चैप्टर से भरा हुआ है, लेकिन उस इतिहास का नाता चुनावी राजनीति से नहीं रहा है। हिंदुत्व शब्द का पहली बार 1892 में बंगाल में इस्तेमाल हुआ था। बंगाल के एक प्रमुख साहित्यकार चंद्रनाथ बसु ने अपनी किताब हिंदुत्व हिंदूर प्रकृता इतिहास में पहली बार हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे वंदे मातरम गीत पर हाल ही में संसद में चर्चा हुई। उसे बंगाल के ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था और हिंदुत्व को आधुनिक भारत में अध्यात्म की कड़ी से जोड़ने वाले स्वामी विवेकानंद भी बंगाल से ही थे। संयोग से आज विवेकानंद जी की 153वीं जयंती है। उनको हमारी तरफ से भी श्रद्धांजलि। तो कुल मिलाकर हिंदू और हिंदुत्व की लड़ाई में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ विपक्ष है। आगे आगे देखिए इस पूरे हिंदुत्व की लड़ाई में इस सियासी मोर्चे पे होता है क्या। पश्चिम बंगाल में एक तरफ हिंदू और हिंदुत्व पर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ आईपैक और प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर ईडी और ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में अब भिड़ गए हैं। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। ईडी ने आरोप लगाया कि 8 जनवरी को उसकी रेड में जानबूझकर बाधा डाली गई, जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की गई और सबूतों से छेड़छाड़ की गई और उन्हें नष्ट भी कर दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार ने केवियट दाखिल करके कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका भी पक्ष इस मामले में जरूर सुना जाए। एक तरफ छापेमारी पर ममता बनर्जी ईडी से भिड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के साथ दंगल चल रहा है। आज ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को फिर से एक पत्र लिखा है। एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी का मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा ये 5वां पत्र है। इस चिट्ठी में दीदी ने आरोप लगाया कि एसआईआर में आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने पिछले शनिवार को ज्ञानेश कुमार को चौथा लेटर लिखा था। उन्होंने 3 पेज के लेटर में कई सवाल पूछे थे। ममता बनर्जी शुरू से ही एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं और अब चुनाव से पहले उन्होंने एसआईआर को चुनावी मुद्दा बना लिया है और कह रही हैं कि ईसी जो कुछ कर रहा है वो बीजेपी के इशारे पर कर रहा है।
तो कुल मिलाकर मामला पूरी तरीके से इस वक्त बंगाल में गरमाया हुआ है। और आइए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जो कि कहानी पाकिस्तान से आ रही है और पाकिस्तान की निगाहें इस वक्त 26 जनवरी के होने वाले हमारे कार्यक्रम पर लगी हुई हैं। अब बात उस नापाक मुल्क की जिसकी फितरत कभी बदल नहीं सकती। दिन में रोना, रात में टेरर प्लानिंग करना, यही पाकिस्तान की नियति बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों का सरगना जो फूट फूट कर रो रहा था, वो आज भारत में आतंक बढ़ाने के लिए चोरों की तरह ड्रोन से हथियार गिराने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, चीख चीख कर अपने सुसाइड बॉम्बर को हिंदुस्तान में घुसाने की भी गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर के नाम से एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें मसूद अजहर कथित तौर पर दावा करता है कि जैश के पास हमला करने के लिए हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भी पाकिस्तान घुसपैठ वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जैश सरगना मसूद अजहर के ऑडियो क्लिप का पोस्टमार्टम करने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। रविवार शाम जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 5 ड्रोन दिखाई दिए। नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों ने शाम करीब 6:35 पर कुछ ड्रोन देखे। इसके बाद मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग करके इन ड्रोन को गिराया गया। पूरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है अभी। ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। इसके बाद सांबा के रामगढ़ सेक्टर, पुंछ के मनकोट सेक्टर में भी इसी तरह के ड्रोन दिखाई दिए। जाहिर है, फॉरवर्ड इलाकों में संदिग्ध ड्रोन की हलचल दिखने के बाद सुरक्षा बल अब अलर्ट पे हैं। देखिए आप तस्वीरों में कैसे ड्रोन साफ साफ पर देखे गए और ये अपने सुरक्षा कर्मियों ने अपने कैमरों से कैद किया इनको। इसके बाद सुरक्षा बल अलर्ट कर दिए गए। 26 जनवरी पास आ रही है, इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। 2 दिन पहले यानी 9 जनवरी को भी सांबा में ही इंटरनेशनल बॉर्डर के पास घगवाल के पालूरा गांव में हथियार की एक खेप मिली थी, जिसे पाकिस्तान से आए ड्रोन से गिराया गया था। ये देखिए ड्रोन से किस तरह के पिस्टल और बंदूक और गोलियों को गिराया गया, ड्रोन से भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से। सांबा में पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के बाद सुरक्षा बलों को 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन और 1 ग्रेनेड उनके हाथ लगा था। पाकिस्तान की बार बार की आतंकी हरकतें साबित कर रही हैं कि उसकी दुम कभी सीधी नहीं हुई, न होगी, वो बस टेढ़ी ही रहेगी। मसूद अजहर याद है ना आपको? ऑपरेशन सिंदूर में आतंक के सरगना का एक तरीके से पूरा परिवार निपट गया था। भावलपुर में इसके 10 फैमिली मेंबर मारे गए, 4 करीबी सहयोगियों का जनाजा निकला। मसूद अजहर किसी तरह जिंदा तो बच गया, लेकिन उसे खुद के जिंदा रह जाने का गम था। तभी उसने कहा था कि परिवार के लोगों के साथ अच्छा होता कि वो भी मारा जाता। उसी मसूद अजहर का एक ऑडियो क्लिप वायरल है, जिसमें वो फिदाइनों को हमले के लिए उकसा रहा है। यह हम साफ कर दें कि टाइम्स नाउ नवभारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो के जरिए जिस तरह की नफरत को वो परोस रहा है, वो मसूद अजहर जैसा शातिर आतंकी ही कर सकता है। देखा किस तरीके से माहौल को गरमाने की और बिगाड़ने की, उकसाने की कोशिश करता मसूद अजहर का ये कथित ऑडियो, जिसके 14 करीबियों को महज 8 महीने पहले जनाजा निकला हो, जिसने अपने बीवी बच्चों समेत पूरे परिवार को खो दिया हो। आतंक का वो आका एक बार फिर चीख चीख कर कह रहा है कि उसके पास शहादत देने वाले फिदाइनों की असीमित संख्या है, जिसका खुलासा अगर वो कर दे तो पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। जैश ए मोहम्मद का सरगना अपने इस तकरीर में कहना कम और दिखाना ज्यादा चाहता है। आपको याद दिला दें कि ये वही मसूद अजहर है जिसे 1999 के कंधार प्लेन हाईजैक के बाद जम्मू कश्मीर की कोट भलावल जेल से निकालकर श्रीनगर से ले जाया गया था और फिर कंधार भेजा गया था। पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर 2001 में संसद पर हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। इसके अलावा भी उसने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। मसूद 2016 में हुए पठानकोट हमले का भी किंग पिन बताया जाता है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मसूद ने भारत पर हमलों के लिए जैश ए मोहम्मद के कैडर का इस्तेमाल किया था। आतंकी मसूद 2005 में अयोध्या में राम जन्मभूमि और 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला करवाने में इसकी
इसकी भागीदारी बताई गई थी। इसके अलावा मसूद अजहर 2016 में उरी हमले और अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ में भारतीय कॉन्सुलेट पर अटैक का भी जिम्मेदार बताया जाता है। इतना ही नहीं, पिछले साल 10 नवंबर को लाल किला ब्लास्ट में जो कि दिल्ली के पास हुआ, दिल्ली में हुआ, उसमें भी जैश की लेडी विंग का जो कनेक्शन सामने आया था, उसमें भी मसूद अजहर की भूमिका बताई जाती है। अब वही मसूद अजहर ये दिखाना चाहता है कि उसके पास आत्मघाती हमलावरों की फौज शहादत के लिए मौजूद है। लेकिन सवाल ये भी कि मसूद की इस गीदड़ भभकी को सुन कौन रहा है? क्या मसूद अजहर डराने की कोशिश कर, या खुद वो खौफ में है, या पाकिस्तानी फौज खुद तो डरकर कुछ नहीं कर सकती, तो वो मसूद के आतंकी मंसूबों के पीछे छुपकर अपनी साजिशों को आवाज देना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था, जिसमें उसके ट्रेनिंग कैंप थे, लॉन्च पैड, सब कुछ शामिल थे। 8 महीने पहले जो मसूद अजहर का टूट चुका था, वो आज एक बार फिर वही मसूद अजहर गुर्रा रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का बैकअप समझ में आता है। आपको याद होगा पिछले साल मई महीने की वो तस्वीर, जब बहावलपुर में मसूद अजहर के करीबियों को जनाजे में वर्दी में पाकिस्तानी फौज के अफसर पहुंचे थे। जनाजा निकला, फिर भी पाकिस्तान कहता रहा कि कोई नहीं मरा। इसी का इनाम मिला जनरल असीम मुनीर को, जिसे आर्मी चीफ से प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया गया, क्योंकि उसने औपचारिक तौर पर फौजी अधिकारियों को इन आतंकियों के जनाजे में शिरकत करने भेजा। लेकिन मुनीर की फौज शायद ये भूल रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो जारी है। हालांकि भारत में एक नेता है जिन्हें पाकिस्तान में अमन का कबूतर दिखता है, और वो ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की बात करते हैं। नाम वही कांग्रेस के नेता रहे मणिशंकर अय्यर। पहले उनको सुनिए। Not leaves Operation Sindoor open-ended, but close it. That's the end. It's over. The third thing we should do is restart SARC. And the fourth thing we should do is undertake an uninterrupted and uninterruptible dialogue with Pakistan. मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान से दोस्ती दिखती है, पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं दिखाई देती। आज की नहीं, उनकी पुरानी दिक्कत है। पाकिस्तान की आतंक वाली फितरत बदल नहीं सकती, क्योंकि वो अब उसकी पहचान बन चुकी है। ऐसे में इस मुल्क के लिए मेरा बहुत ही एक आसान सा, बहुत ही सस्ता सा एक व्यू है, या तो पाकिस्तान खुद सुधर जाओ, जो कि लगता नहीं कि वो सुधरेगा। सुधरना होता तो इन 75 सालों में सुधर चुका होता। अगर वो नहीं सुधरा, ऐसे में आने वाले दिनों में हिंदुस्तान उसको सुधार ही देगा। वो कदम धीरे धीरे कर कर पाकिस्तान झेल भी रहा है और समझ भी रहा है, और आप भी बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। डॉक्टर जान बचाने के लिए होता है, किसी को जान बचाकर उसकी भावनाओं से खेलने के लिए नहीं। लेकिन दिमाग में अगर धर्मांधता का जहर चढ़ जाए तो डॉक्टर भी डॉक्टर नहीं रह जाता। लखनऊ के मशहूर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU में धर्मांतरण को लेकर डॉक्टर रमीज मलिक पर चौंकाने वाले खुलासे आए दिन हो रहे हैं। जबरन धर्मांतरण के मामले में फंसे मुख्य आरोप डॉक्टर रमीज मलिक को पुलिस ने 9 फरवरी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया था। 9 जनवरी को माफ करिएगा। और उस गिरफ्तारी के बाद से नवभारत को पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक डॉक्टर रमीज का PFI से लेकर दिल्ली ब्लास्ट तक कनेक्शन अब सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि वो बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक धर्मांतरण मामले में ऐसे खुलासे हुए हैं जिनको सुनकर आपको पैरों तले से आपके जमीन खिसक जाएगी। बारी बारी से वो खुलासे दिखा देता हूं जो कि पुलिस के सूत्रों से हमको पता चला है। डॉक्टर रमीज का रोल मॉडल भड़काऊ तकरीर करने वाले जाकिर नाइक है, जो कि इन दिनों मलेशिया में रहता है। यानी जाकिर नाइक को अपना मॉडल बताता है, अपना आदर्श बताता है। यूपी पुलिस के सूत्रों से ही पता चला कि जाकिर से डॉक्टर रमीज इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने धर्मांतरण गैंग बनाया था। डॉक्टर रमीज ने 2 दर्जन से ज्यादा हिंदू महिलाओं को शिकार बनाया। ये भी पुलिस के सूत्रों से ही पता चलता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अखिलेश सरकार के दौरान KGMU की छत पर इबादत गाह बनी थी। डॉक्टर रमीज ने इसको बनवाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रमीज के फ्लैट में वो काजी भी रुकता था जो धर्मांतरण करवाता था। उस धर्मांतरण की तकरीरें काजी ही देता था। एक बार फिर बता दें कि यूपी पुलिस ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, बल्कि उसके सूत्रों से ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। KGMU धर्मांतरण मामले में आगरा और बस्ती मेडिकल कॉलेज तक
पुलिस की जांच पहुंची है। केजीएमयू के संदिग्ध रेसिडेंट डॉक्टरों पर भी निगरानी बढ़ी है। इस बीच आरोपी डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन को पुलिस जो कि पहले गिरफ्तार कर चुकी है। डॉक्टर रमीज सलीमुद्दीन की पहली पत्नी का बेटा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक साजिश के इस त्रिकोण को आप इस तरीके से समझिए, जो कुछ हम आपको बता रहे हैं ये पुलिस के सूत्रों के आधार पर ही है। हम वो दिखा देते हैं कि आखिरकार क्या ये पूरा माजरा है, त्रिकोण कैसा है। सलीमुद्दीन जो कि डॉक्टर रमीज का पिता है, ये धर्मांतरण का रैकेट चलाता था, ऐसा पुलिस के सूत्र बताते हैं। 2 शादियां की थी इसने। पहली पत्नी सहारनपुर, दूसरी पत्नी खाटिमा की बताई गई। पंजाबी महिला, जो दूसरी शादी हुई वो पंजाबी महिला थी, जैसा कि पुलिस सूत्र बताते हैं। शादी से पहले उसका धर्म परिवर्तन कराया इस व्यक्ति ने। एक दूसरा नाम आता है काजी जहीद हसन का, ये पीलीभीत का है, ये काजी है। और तीसरा नाम आता है शाहरुख खान का, धर्मांतरण का ये गवाह बनता था। जो भी कन्वर्जन्स होते थे उसमें ये गवाह बनता था। तो ये साजिश का एक त्रिकोण बनता है, सलीमुद्दीन, काजी जहीद हसन और शाहरुख खान का, जैसा कि पुलिस इस पूरे मामले पे बताती आई है। केजीएमयू में महिला रेसिडेंट डॉक्टर से यौन शोषण और धर्मांतरण मामले को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पूर्व डीजीपी भावेश कुमार को भी रखा गया था। उनसे बात के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ से कराए जाने की सिफारिश की है। हम लोगों ने कई लोगों के बयान दर्ज किए थे, कई लोगों को बुलाया, जितने भी हमारे दायरे में थे उनसे पूछताछ की। लेकिन जिस तरह से पिछले 5-7 दिन में उनकी फरारी पे, डॉक्टर साहब के और उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम चीजें उछ रही हैं, तो हमारे भावेश कुमार सिंह जो सदस्य हैं, उन्होंने, उनकी वार्ता चल रही थी एडीजी एसटीएफ से, और उसके आधार पर यह निर्णय हुआ कि अब ये जांच एसटीएफ करेगी। और इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर मोनिका कोहली की अध्यक्षता में विशाखा कमेटी का भी गठन किया था। चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर आर.एस. कुशवाहा, डॉक्टर सुजाता देव और डॉक्टर मनीष वाजपेयी इस कमेटी के मेंबर थे। जांच में कमेटी ने डॉक्टर रमीज को दोषी पाया और इसकी रिपोर्ट कुलपति को सौंपी। रिपोर्ट में डॉक्टर रमीज के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की गई। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। जिन्होंने शुरू से फॉलो नहीं किया उनको समझ में आएगा। महिला रेसिडेंट डॉक्टर से यौन शोषण का आरोप लगा है वो डॉक्टर रमीज है। केजीएमयू का मामला है। साथ ही डॉक्टर रमीज पर यह आरोप लगा कि यौन शोषण और धर्मांतरण करा इसने इस महिला का, अपनी साथी डॉक्टर का। पीड़ित से छिपाई अपनी पहली शादी की बात। 23 दिसंबर 2025 को थाना चौक में एफआईआर दर्ज हुई जब वो महिला निकलकर सामने आई। जांच के लिए विशाखा कमेटी का गठन किया गया केजीएमयू में। जांच में आरोपी डॉक्टर रमीज को दोषी पाया। विशाखा कमेटी की जो कमेटी थी, आरोपी डॉक्टर रमीज यूनिवर्सिटी से निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। और आज से लखनऊ से आरोपी डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी 9 जनवरी को हुई, आपसे 2 दिन पहले। 9 अप्रैल को डॉक्टर रमीज की 9 जनवरी को, माफ करिएगा 9 अप्रैल नहीं, ग्राफिक्स में 9 जनवरी होना चाहिए, जिसमें ये गिरफ्तारी हुई। और अब 7:27 हो गए हैं। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर, फिर सबसे बड़ी खबर पर लौट के आएंगे। लेकिन पहले आज की बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश अपनी टीम को भारत भेजने से लगातार इनकार करता रहा। इस बीच बांग्लादेश सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलने पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। यूपी में अवैध कब्जे पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। संभल में सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान को ध्वस्त किया गया। वहीं देवरिया में भी अवैध कब्जे को बुलडोजर से आज ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें उसी वक्त की हैं। पटना में बीएसएबी ऑफिस के बाहर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने एसटीईटी एग्जाम रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अगली खबर, भारत ने डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। ये फायर एंड फॉरगेट और टॉप अटैक क्षमता वाली मिसाइल बताई जाती है। और अब लौटते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की ओर, जो आप लोगों ने पब्लिक व्यू की वोटिंग में पसंद की थी, उस पर आते हैं और बात राष्ट्रपति ट्रंप की करेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों वर्ल्ड वाइड न्यूज मेकर बने हुए हैं। वैसे भी अमेरिका के राष्ट्रपति तो हमेशा खबरों में रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रंप हैं
तो कुछ ज़्यादा ही खबरों बने हैं, चाहे अच्छी खबरें हों चाहे बुरी खबरें हों, लेकिन ट्रंप खबरों में, यू कांट इग्नोर हिम। पूरी दुनिया की नज़र ट्रंप पर टिकी हुई है। वो रोज़ अपने नए बयान बम के साथ सामने आते हैं, दूसरे देशों पर अपने बयानों के बम फोड़ते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, खुद को सर्वशक्तिमान साबित करते हैं। अब देखिए आज ट्रंप ने क्या किया, ईरान को क्या नई धमकी दी, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ एक्शन के क्या संकेत दिए, ईरानी विपक्ष के संपर्क में होने का दावा किस आधार पर किया, ईरान में इंटरनेट बंद है, ट्रंप ने वहां पर स्टारलिंक इंटरनेट की बहाली को लेकर क्या एलन मस्क को मैसेज दे डाला, ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर कौन कौन सी नई दलीलें दी, क्यूबा में तख्ता पलट की वार्निंग कैसे दी, और सबसे बड़ा सवाल है कि खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति कैसे घोषित कर दिया। जी हां, व्यक्ति एक, दो मुल्क और दोनों जगह का वो राष्ट्रपति, ये ट्रंप ही कर सकते हैं। ये जानकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन ये डराने वाली बात है। एक नए साम्राज्यवाद की शुरुआत दुनिया में कैसे हो रही है वो हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहली खबर यह है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप की टास्क लिस्ट में सबसे पहला नाम ईरान का बना हुआ है। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप तेहरान में वेनेजुएला पार्ट 2 दोहराने वाले हैं? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को ट्रंप अगला मादुरो बनाने के प्लान पर हामी भर चुके हैं? क्या वेनेजुएला की तरह ईरान में भी अमेरिका के स्पेशल फोर्स अब उतरने वाली है, उसी ईरान में जहां 100 शहरों में प्रचंड प्रदर्शन चल रहे हैं, गोलीबारी हो रही है, ईरान के शहर शहर में गोलियों की गूंज सड़कों पर सुनाई दे रही है, प्रदर्शन में 500 से अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट की आग अमेरिका की तरफ से भड़काई गई है और पेट्रोल डालने का काम इजराइल इसमें कर रहा है। प्रदर्शनों के बीच ईरान की संसद से भी अमेरिका को चेतावनी जारी की गई। उस चेतावनी में ऐसा क्या कहा गया जो ट्रंप तिलमिला गए, इसे भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को जरा सुनिए, वो क्यों कह रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। Well, no, they're starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. ईरान पर अगले 24 घंटे बहुत भारी साबित हो सकते हैं ट्रंप की रुख से, तो ये लगता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। खबर है कि कल यानी 13 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ ईरान के खिलाफ संभावित एक्शन को लेकर कोई बड़ी बैठक करने वाले हैं। व्हाइट हाउस में होने वाली इस मीटिंग में मिलिट्री एक्शन का प्लान भी ट्रंप के सामने पेश किया जाएगा। पहले भी वो ईरान पर बम बरसा चुके हैं। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में विचार किया जाएगा कि ईरान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। ट्रंप के सामने क्या 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 ऑप्शन पेश किया जा सकता है उसे अब जान लेते हैं। पहला ऑप्शन, ईरान में सैन्य कार्रवाई। दूसरा ऑप्शन, साइबर हथियारों की तैनाती। और तीसरा विकल्प, और कड़े प्रतिबंध लगाना। चौथा विकल्प, ऑनलाइन माध्यमों से खामेनेई के विरोधी प्रदर्शनों को और ज्यादा बढ़ावा देना, उकसाना। ऐसे विकल्पों पर ट्रंप के साथ विचार ट्रंप के सीनियर जो लीडरशिप है वो करने वाली है। उस मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिए कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के नेताओं ने कल फोन कर बातचीत की इच्छा जताई थी। मुझे लगता है, बकौल ट्रंप, मुझे लगता है वो अमेरिका से लगातार पिटने से थक चुके हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने मिलिट्री एक्शन से भी इनकार नहीं किया। ट्रंप ने यह भी कहा, कोट्स में बता रहा हूं, ट्रंप के बयानों के मुताबिक, कोट्स, हमें बैठक से पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है, कोट एंड्स। यानी अमेरिकी सेना इस बड़ी बैठक से पहले ही ईरान पर हमला कर सकती है। यही वजह है कि ट्रंप ने आगे बढ़ते हुए ईरान को डायरेक्ट धमकी दी कि अगर खामेनेई ने समझौता नहीं किया तो ऐसा हमला होगा जो उसके लिए कल्पना से परे होगा। Well, if they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong
So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. हालांकि ट्रंप की धमकी का पहली नजर में कोई असर होता नहीं दिखता। ईरान की तरफ से भी ट्रंप को कड़ा पलटवार किया गया है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की संसद, जिसे इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है, वहां से ट्रंप के नाम क्या पैगाम भेजा गया, इसे सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ट्रंप की धमकियों पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने कैसे पलटवार किया, इसे देख लीजिए। खamenei ने सोशल मीडिया पर ट्रंप का एक कार्टून शेयर किया। इसमें आप देख सकते हैं ट्रंप को एक टूटे हुए ताबूत में दिखाया गया है। इस फोटो को शेयर करते हुए खamenei ने लिखा है, ट्रंप जो अहंकार और घमंड से भरा बैठा है और पूरी दुनिया पर फैसला सुनाता है, उसे भी ये जानना चाहिए कि आमतौर पर फिरौन, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा और उनके जैसे अत्याचारी और उत्पीड़क जब अपने अहंकार के चरम पर थे, तब उनका तख्ता पलट हो गया था। ऐसे में ट्रंप का भी तख्ता पलट हो जाएगा। खamenei के साथ साथ ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने भी अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज डाला। उन्होंने अपना बयान उस वक्त दिया जब ईरान की संसद इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली चल रही थी। संसद के लाइव टेलीकास्ट के दौरान वहां डेथ टू अमेरिका के नारे भी लगे। साथ ही मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने अमेरिका को बहुत ही कड़े लहजे में चेताया कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान के आसपास के इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल ईरान के टारगेट पर होंगे। अब सवाल है, खamenei खुद कहां है? अमेरिका से खुद को बचाने के लिए क्या प्लान बना रहे हैं? दावे किए जा रहे हैं कि खुद को अगला मदुरो बनने से बचाने के लिए किसी सेफ हाउस में वो हो सकते हैं। दावे तो यहां तक किए गए थे कि इमरजेंसी में वो मॉस्को भी भाग सकते हैं। लेकिन बीते जुमे को खamenei ने ईरान को संबोधित किया और खुद के तेहरान में होने पर मुहर भी लगाई। लेकिन ट्रंप की शख्सियत ही ऐसी है कि उन पर ऐसे दावों और संदेशों का कोई असर नहीं पड़ता। वो तो खुद को ऐसा पेश करते हैं जैसे वो खुद को आईने में देखते होंगे तो आईना भी सलाम ठोक देता होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो वेनेजुएला में एक एक्टिंग प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो खुद को वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट होने का ऐलान कैसे करते? ट्रंप ने खुद ये जानकारी अभी कुछ देर पहले आज कार्यवाहक राष्ट्रपति होने की आज सुबह बताई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है। ये तस्वीर जो आप मेरे साथ चलती देख रहे हैं, इसी में वो लिखते हैं कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला भी है, यानी एक व्यक्ति दो जगह का राष्ट्रपति। दावा किया है कि अब हम वेनेजुएला चलाएंगे। ऐसे में अब वेनेजुएला की डेल्सी रॉड्रिग्स जो कि राष्ट्रपति बनी हुई हैं, वो क्या करेंगी? यानी वेनेजुएला दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके एक नहीं, एक साथ दो कार्यकारी राष्ट्रपति होने के दावे सामने आए हैं। वेनेजुएला कांड के बाद ट्रंप जिस तरीके से बेलगाम हुए हैं, उससे सवाल ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता खamenei के भविष्य को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल है कि कहां है खamenei और क्या होगा खamenei का? क्या वो विदेश भागेंगे? क्या अगला मादुरो बन जाएंगे? या अमेरिका उन्हें सद्दाम हुसैन बना देगा? या ट्रंप कोई समझौता करेंगे? उससे ही बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप विश्व में 21वीं सदी के साम्राज्यवाद की शुरुआत करने की कोशिश में लगे हैं। याद कीजिए 19वीं सदी के उस दौर को जब ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय शक्तियां पूरी दुनिया को अपनी कॉलोनियां बना रही थी। अफ्रीका से एशिया तक, समुद्री रास्तों से लेकर व्यापार तक हर तरफ प्रभुत्व की जंग छिड़ी हुई थी। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, दुनिया के कोने कोने में किसी न किसी साम्राज्य की मुहर लगी थी। लेकिन 20वीं सदी में सारे उपनिवेश आज़ाद होते गए। लगा कि दुनिया बराबरी के आधार पर चलेगी। लेकिन 21वीं सदी के 25 साल बीतते बीते कुछ देशों में दादागिरी के अब लक्षण दिखने लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 21वीं सदी में 3 नई महाशक्तियां अमेरिका, चीन और रूस वैसा ही साम्राज्यवाद फैलाना चाहती है? अमेरिका, चीन और रूस 3 सुपर पावर और तीनों का अलग अलग साम्राज्यवादी मॉडल। 19वीं सदी में हथियार थे तोप, जहाज और सेनाएं। वहीं 21वीं सदी में हथियार हैं डॉलर, डेटा, ड्रोन, कर्ज और डिप्लोमेसी। और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। यूरोप के ज़्यादातर नेटो देश, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, कनाडा, वेनेजुएला जैसे लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ साथ खाड़ी देशों में सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है।
वहीं ललचाई नजरों से ये चीजें चल रही हैं। इस बीच एक प्राइम मिनिस्टर का भाषण चल रहा है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में, आइए वो सुन लेते हैं। की अपनी जरूरतें हैं, अपनी डिमांड है, वहां वर्कफोर्स लगातार घट रही है। हमारा प्रयास है कि भारत के युवा दुनिया भर में बन रहे अवसरों के लिए तैयार हो, इसलिए स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सेक्टर्स में भी लगातार रिफॉर्म किया जाना चाहिए और हम कर रहे हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद अब हायर एजुकेशन से जुड़े रेगुलेशन को रिफॉर्म किया जा रहा है। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी अब भारत में अपने कैंपस खोल रही हैं। हाल में ही हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ पीएम सेतु प्रोग्राम शुरू किया गया है। इससे हमारे हजारों आईटीआई अपग्रेड किए जाएंगे ताकि युवाओं को इंडस्ट्री की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से ट्रेन किया जा सके। बीते समय में दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भारत ने ट्रेड डील्स की है। ये भी भारत के युवाओं के लिए नए नए अवसर लेकर आ रही है। साथियों, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए अपने सामर्थ्य, अपनी विरासत, अपने साजो सामान पर गौरव का अभाव। आप भारत मंडपम में पीएम मोदी को सुन रहे थे, विवेकानंद की एनिवर्सरी पर यंग लीडर से बात कर रहे थे। और अब चक्रव्यूह में वक्त हो गया कार्यक्रम के समाप्त होने का। अब आपको दिखाते हैं आज का पब्लिक व्यू क्या है। पब्लिक व्यू में जो पहला कमेंट हमारे पास आया वो डॉक्टर जागेश कौरव का है। बंगाल में इस बार कुछ नया होने को है, वो एक्स पर लिखते हैं। अगला कमेंट देखते हैं क्या आया है। पब्लिक व्यू में अगला कमेंट जो हमारे पास आया है वो संध्या चौधरी का है। वो कहती है कि चुनाव कोई भी हो, सुरक्षित और संरक्षित होना चाहिए। चुनाव पर लेके संध्या जी की ये राय है। तो लगातार हम पब्लिक को अपने जहन में भी ध्यान रखते हैं और अपने शो में भी उसको पूरी जगह देने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हमने तैयार की है कि आपकी भागीदारी जरूर चक्रव्यूह में बनी रहे। तो आज मेरे साथ इतना ही। कल मुलाकात होगी शाम को 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।